हाँ, तो हमारे लिए अब स्टार्ट हो चुका है हम लोग का पहला अध्याय। ये इलेक्ट्रिसिटी है, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इसमें हम लोग पर्सनली फोकस करेंगे विद्युत, स्थिर विद्युत के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। स्थिर विद्युत के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम सभी को विशेषकर शुष्क मौसम में, गर्मी के दिनों की बात कर रहा है, स्वेटर अथवा संश्लिष्ट वस्त्रों को शरीर से उतारते समय चट चट की ध्वनि सुनने अथवा चिंगारियां देखने का अनुभव होगा। क्या आपने कभी इस परिघटना को स्पष्टीकरण खोजने का प्रयास किया है कि ऐसा क्यों चिंगारी जैसा रात में दिखता है? विद्युत विसर्जन का एक अन्य सामान्य उदाहरण आकाश में गरजने के समय तड़े दिखाई देगा, नहीं चमकता है, ऐसे अस्फाक जैसा, उजला ऐसा। विद्युत झटके के संवेदन का अनुभव में उस समय भी होता है जब हम किसी कार का दरवाजा खोलते हैं अथवा जब हम अपनी बस की सीट पर खिसकने का पश्चात उसमें लगी लोहे की छड़ को पकड़ते हैं ना। कभी कभी ऐसे तो चट से लगता है, तो क्यों, क्या ऐसा कारण है कि लगता है कि विद्युत झटका लगा? कुछ कारण होगा ना? जी सर। चलो यहाँ गया। ऐसा क्या कारण है कि विद्युत झटका जैसा लगता है? कुछ तो कारण होगा उसका। जी सर। इसका कारण बस इतना है कि उस समय वहाँ पे चार्ज होता है, चार्ज पार्टिकल होते हैं, आवेशित कण उस पर रहते हैं। जैसे हम लोग स्पर्श करते हैं वो चार्ज पार्टिकल इस पे स्थिर थे, लेकिन हमारा जो हाथ है, हमारा जो शरीर है, वो विद्युत धारा को एक तरह से चालक की तरह काम करता है, विद्युत धारा को अपने से होकर गुजरने देता है, विद्युत आवेश को खास करके बहने देता है। यही कारण है कि जैसे ही स्पर्श करते हैं तो वहाँ जो चार्ज था हमारे शरीर में प्रवेश करता है, तो इसलिए झटका जैसा लगता है बिजली का। कभी कई बार महसूस किया होगा कैसे रखे और झटका लगा। जी सर। एक्चुअली में चार्ज पार्टिकल था जो हमारे शरीर में प्रवेश हो गया, इसलिए वो झटका महसूस होता है। विद्युत झटके के संवेदन का अनुभव हमें उस समय भी होता है जब हम किसी कार का दरवाजा खोलते हैं अथवा जब हम अपनी बस की सीट पर खिसकने के पश्चात उसमें लगी लोहे की छड़ को पकड़ते हैं। इन अनुभवों के होने के कारण हमारे शरीर में से होकर उन वैद्युत आवेशों का विसर्जित होना जो विद्युत रोधी पृष्ठों पर अगड़ के कारण एकत्र हो जाते हैं। कह रहा है कि यहाँ पे घर्षण हुआ था, घर्षण की वजह से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जमा हो गए थे, और जैसे ही हमारा गया तो ये तो यहाँ पे कंडक्टर नहीं था, ये चालक नहीं था, लेकिन हमारा शरीर चालक है, कंडक्टर है। तो जैसे ही स्पर्श संपर्क में आता है तो इससे होकर विद्युत धारा फ्लो करता है और नीचे धरती में समाहित हो जाता है। इसकी वजह से हमें झटके का महसूस होता है, झटका महसूस होता है। ठीक है, आपने यह भी सुना होगा यह विद्युत आवेश के उत्पन्न होने के कारण, ये भी आप सुने होंगे कि ये जो है विद्युत आवेश के उत्पन्न होने के कारण है स्थिर विद्युत के। इस अध्याय तथा अगले अध्याय में भी हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। स्थिर से तात्पर्य है वह सब कुछ जो समय के साथ परिवर्तित अथवा गतिमान नहीं होता। स्थिर किसे कहते हैं? मतलब ये रखा हुआ है किताब, स्थिर है, वह समय बदल रहा है लेकिन यहीं पे बैठा हुआ है, इसको बोलेंगे कि स्थिर है। स्थिर विद्युत का आवेश का मतलब हुआ कि ऐसा चार्ज जो यहाँ पे बैठा हुआ है स्थिर था, समय बदल रहा है पर ये अपना स्थान नहीं बदल रहा। स्थिर विद्युत के अंतर्गत हम स्थिर आवेशों द्वारा उत्पन्न बलों, क्षेत्रों तथा विभवों के विषय में अध्ययन करते हैं। तो स्पेशली हम लोग का अध्ययन किस बात को लेकर के? स्थिर आवेशों को लेकर के, कि चार्ज डेवलप हो गया, आवेश उत्पन्न हो गया। आवेश कैसे उत्पन्न हुआ? घर्षण की वजह से, वो बैठा है। ठीक है जी सर। उसके बारे में अध्ययन करेंगे, बलों, क्षेत्रों तथा विभवों के बीच में। तो जब बैठा है चार्ज, आवेश जब बैठा है तो उसमें कौन कौन से बल लग रहे हैं, कौन सा बल लगा रहा है, कितना दूर तक बल लगा सकता है, उस क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। तथा विभव कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, कि ये यहाँ पे अगर बल रखा हुआ है, आवेश रखा हुआ है, तो अगर इधर से कोई चीज आना चाहता है तो कितना धक्का लगाएगा उसको, या आकर्षित करेगा अपनी तरफ, क्या आकर्षित करेगा या धक्का लगाएगा, इसका अध्ययन विद्युत विभव कहलाता है। विद्युत आवेश किसे कहते हैं? इतिहास के अनुसार लगभग 600 ईसा पूर्व की बात है। इस तथ्य की खोज का श्रेय ऊन अथवा रेशमी वस्त्र से रगड़ा गया एम्बर हल्की वस्तुओं को आकर्षित करता है। एम्बर एक रड है, उसको जैसे ही हम लोग हल्की वस्तुओं से, खास करके रेशम की वस्तुओं से रगड़ते हैं, तो ऐसा देखा गया कि वस्तुओं को आकर्षित करने, रगड़ने के बाद वो वस्तुओं को आकर्षित करने लगे। ग्रीस देश के मिलेटस के निवासी थेल्स को जाता, और पहली बार कौन रिसर्च किया? ग्रीस देश के थे थेल्स, बस थेल्स याद रखना है। इलेक्ट्रिसिटी शब्द भी ग्रीस की भाषा के शब्द इलेक्ट्रॉन से भी उत्पन्न हुआ है, इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है इलेक्ट्रिसिटी, जिसका अर्थ है एम्बर। उस समय पदार्थों के ऐसे बहुत से युग्म ज्ञात थे जो परस्पर रगड़े जाने पर भूसे के तिनकों, सरकंडे की गोलियों, कागज के छोटे टुकड़ों आदि हल्की वस्तुओं को आकर्षित कर लेते थे।
उसमें बहुत सारे ऐसे पदार्थ ज्ञात थे जो आकर्षित कर लेते थे रगड़ने के बाद। ये रहा कांच की छड़, आप रेशम का धागा से इसको रगड़ दीजिए तो कांच की छड़ के ऊपर धन आवेश हो गया और ये आकर्षित करना शुरू कर देगा छोटे छोटे कणों को। रेशम का धागा या कपड़ा ले लीजिए, उसको रगड़िए प्लास्टिक की छड़ को, प्लास्टिक का छड़ प्लास्टिक चार्ज हो जाता, ऋण आवेशित हो जाता। हमारा जो छड़ था, कांच का जो छड़ था, धन आवेशित हुआ था। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इसके पास से चला गया। ये ऋण आवेशित हुआ, इसका मतलब रेशम के कपड़ा के साथ जब घर्षण करते हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉन आ गया। इलेक्ट्रॉन आना ऋण आवेशित, इलेक्ट्रॉन जाना धन आवेशित। रेशम का धागा, कांच की छड़, प्लास्टिक की छड़, ये कह रहा है कि कांच की छड़ प्लस आवेश धन आवेशित और प्लास्टिक का छड़ ऋण आवेशित। सजातीय आवेश अब प्लस प्लस है और माइनस प्लस है। सजातीय आवेश एक दूसरे को रिपेल करते हैं। गुना के नश को काम कर देंगे, गुना एक काम कर देंगे ना। हाँ पहले गुना करेंगे। यहाँ पे अगर ध्यान से देखिए आप तो ये माइनस है, ये माइनस है, माइनस माइनस एक दूसरे को धक्का देगा, दूर भगाएगा, और माइनस और प्लस रहेगा एक दूसरे को आकर्षित करेगा। ठीक है, तो अगर समान आवेश होंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, भगा धक्का देंगे, और विजातीय अलग अलग आवेश होंगे तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। यह भी प्रेक्षित किया गया कि यदि ऊन अथवा रेशम के कपड़े से रगड़ी हुई दो कांच की छड़ों को एक दूसरे के निकट लाया तो वे एक दूसरे को प्रकर्षित करते हैं। मतलब ये भी देखा गया कि दो को रगड़ दिए प्लस प्लस वाला और दो माइनस माइनस वाला, एक दूसरे के करीब आया तो धक्का दिया, एक दूसरे को दूर भगा दिया। ऊन की वे लकड़ियां अथवा रेशम के कपड़े के वे टुकड़े जिनसे इन छड़ों को रगड़ा गया था वे भी परस्पर एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, परंतु कांच की छड़ अथवा ऊन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। कांच की छड़ और ऊन एक दूसरे को आकर्षित कर रहा है क्योंकि कांच की छड़ और रेशम का धागा एक दूसरे को आकर्षित इसलिए कर रहा है कि प्लस एक माइनस, मतलब प्लस माइनस रहेगा तो आकर्षित करेगा और अगर प्लस प्लस रहेगा तो भगाएगा। इसी प्रकार बिल्ली की समूर से रगड़ी हुई, बिल्ली की समूर मतलब खाल की बात कर रहा है, रगड़ी हुई दो प्लास्टिक की छड़ें एक दूसरे को आकर्षित करती है। दो प्लास्टिक का छड़ है, दोनों ऋण आवेशित हो गया। ठीक है, दोनों एक दूसरे को विकर्षित करेगा। अगर दो प्लस समान चार्ज है दूर भगाएगा, विपरीत आवेश है दूर भगाएगा। आवेशित मतलब एक प्लस एक माइनस है आकर्षित करेगा, प्लस प्लस है रिपेल करेगा, माइनस माइनस है रिपेल करेगा, समान आवेश रिपेल करेगा, विपरीत आवेश अट्रैक्ट करेगा। ठीक है ना। इसके विपरीत प्लास्टिक की छड़ें कांच की छड़ों को आकर्षित करती है तथा सिल्क अथवा ऊन जिससे कांच की छड़ों को रगड़ा गया को प्रकर्षित करती है। कांच की छड़ समूर को प्रकर्षित करती है। कह रहा है कि अब जिससे रगड़ा गया उसको तो आकर्षित करेगा नहीं, एक में क्योंकि प्लस गया है, एक में इलेक्ट्रॉन गया है, एक के पास से एक पास आया है, एक के पास गया, तो जब प्लस माइनस एक के पास गया, जिसके पास गया उसके पास प्लस माइनस हो गया, और जिसने दिया है उसके पास प्लस हो जाएगा। जिसके पास इलेक्ट्रॉन गया वो प्लस, जिसके पास इलेक्ट्रॉन गया वो माइनस। अब दोनों के ऊपर एक दूसरे के ऊपर अब अपोजिट चार्ज हो गए, विपरीत आवेश हो गए तो एक दूसरे को आकर्षित करते और समान आवेश रहते तो प्रतिकर्षित करते भगा देते। वर्षों के प्रयास तथा सावधानी पूर्वक किए गए प्रयोगों एवं उनके विश्लेषणों द्वारा सरल प्रतीत होने वाले ये वे तथ्य स्थापित हो जाते हैं। विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा किए गए बहुत से सावधानी पूर्वक अध्ययनों के पश्चात यह निष्कर्ष निकाला गया कि एक राशि होती है जिसे वैद्युत आवेश कहते हैं और यह केवल दो प्रकार की हो सकती है। कह रहे हैं कि वैद्युत आवेश, ये जो राशि इलेक्ट्रॉन का जाना और आना है इसको हम लोग विद्युत आवेश नाम दे देते हैं, और ये जो राशि है, ये जो आवेश है, इसको दो तरह का होता है। ये जैसे विद्युत आवेश कहते हैं और ये दो प्रकार की होती है। विद्युत आवेश कहलाने वाली राशि के केवल दो प्रकार ही होते हैं। हम कह सकते हैं कि प्लास्टिक एवं कांच की छड़, रेशम, समूर, सरकंडे की गोलियां आदि पिंड विद्युमन्य हो गए हैं, यानी कि या तो प्लस या माइनस दोनों मतलब आवेशित। हाँ बोलो। हाँ थोड़ा देर में करना, आ जाएंगे तो। भाई आंसर नहीं आया भैया। हाँ आंसर नहीं आया, कोई बात नहीं, अगर कुछ गलतियां हुई होगी इसलिए नहीं आ रहा होगा, बना के देख लेंगे। देख ले, लगा लिए 99% दिमाग लगा लिए हमने भैया। तो सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं, विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करती है। प्रतिकर्षित आकर्षित समझ में आ रहा है। सजातीय मतलब एक ही जात का, प्लस प्लस रिपेल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, धक्का लगाएगा। लेकिन बीजातीय आवेश प्लस है एक माइनस है, दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेगा। समझ में? प्रतिकर्षित आकर्षित खींच रहा है, कब आकर्षित कर रहा है? जब दोनों विपरीत आवेश है, एक प्लस एक माइनस। वह गुण जो दो प्रकार के आवेशों में भेद करता है आवेश की ध्रुवता कहलाता है। वह गुण जो दो प्रकार के आवेशों में भेद करता है, अंतर बताता है, उसे आवेश की ध्रुवता कहते हैं।
मतलब जो दो प्रकार के आवेशों के भेद करता है, ये प्लस है ये माइनस है, माइनस है। उसको ध्रुवता बोलते हैं। ठीक है, वह गुण जो दो प्रकार के आवेशों में भेद करता है, ये है, ये नहीं कहते जी हैं सर। ये अलग जात का है, ये अलग जात का, ऐसा वाला कह रहे हैं। तो दो प्रकार के आवेशों के भेद करता है, उसे हम लोग आवेश की ध्रुवता कहते हैं। जब कांच की छड़ रेशम से रगड़ते हैं तो छड़ का एक प्रकार आवेश अर्जित करती है। हर्ष थोड़ा सा बनाओ ना, थोड़ा सा देख लो इधर क्या गया, एगो छोड़ दो का। इधर आ जाओ। यही क्या बताएगा हमको भैया? क्या बताएगा? बताएगा उनका विकास का बताएगा। 5, ये देखो 5 है, -6 है, इसको गुना करेंगे 1/3। हाँ गुना भागन है तो पलट दिए ना इसको, वो 2 आ गया, -5, यहाँ से 2 आ गया, 3, 5 में 3 गया, 5 में 2 गया 3। 3 जगह 0। अब हम ये 11 कर रहे थे, क्या कर रहे थे? 5 नहीं, पहले भागा देना है। जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो छड़ एक प्रकार का आवेश अर्जित करती है तथा दूसरे प्रकार का आवेश अर्जित कर रही है। एक प्लस ले रहा है, एक माइनस, या माइनस ले रहा है प्लस ले रहा है। यह उन सभी वस्तुओं के युगल के लिए सत्य है जो विद्यमान होने के लिए परस्पर रगड़े जाते हैं। अब यदि विद्यमान कांच की छड़ को उस रेशम के संपर्क में लाते हैं जिससे उसे रगड़ा गया, तो वे अब एक दूसरे को आकर्षित नहीं करते। ये अब अन्य हल्की वस्तुओं को भी आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित नहीं करते, जैसा कि ये विद्यमान होने पर कर रहे थे। क्या इतना क्लियर है? जी सर। इस प्रकार रगड़ने के पश्चात वस्तुओं द्वारा अर्जित आवेश आवेशित वस्तुओं को एक दूसरे के संपर्क में लाने पर लुप्त हो जाते हैं। जो आवेशित हुआ था, अब जैसे हम गए उसके संपर्क में, तो आवेशित वस्तुओं को एक दूसरे के नजदीक ला देंगे तो उसमें से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ तो वो वापस चला गया, तो एडजस्ट हो गया, मतलब मैनेज हो गया। अब दोनों के पास कम बेसी जो इलेक्ट्रॉन हुआ था, ट्रांसफर हुआ था, वो सब एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर लिया। जैसे न्यूट्रलाइज करेगा तो अब आकर्षित करना बंद कर देगा। मतलब इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर हुआ था वो किसी कारण से लूज हो गया या फिर कहीं और चल गया या बैलेंस हो गया तो फिर न्यूट्रल हो गया, फिर आकर्षित और प्रतिकर्षित नहीं करेगा। यह तो केवल इतना बताता है कि वस्तुओं द्वारा अर्जित विजातीय आवेश एक दूसरे के प्रभाव को निष्फल कर देते हैं। इसलिए अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेशों को धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेश के बारे में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था कि एक धनात्मक आवेश होते हैं, एक ऋणात्मक आवेश। परिपाटी के अनुसार कांच की छड़, मतलब पुरानी मान्यता थी कि कांच के छड़ अथवा बिल्ली के समूह, बिल्ली का जो चमड़ा था, कांच के छड़ और बिल्ली के समूह पर आवेश धनात्मक कहलाता है। कांच की छड़ पे जो उत्पन्न हुआ और बिल्ली के समूह पे जो उत्पन्न हुआ उसको धनात्मक आवेश कहते हैं, तथा प्लास्टिक छड़ अथवा रेशम पर आवेश जो उत्पन्न हुआ वो ऋणात्मक कहलाता है। ठीक है, कांच की छड़ पे कैसा हो जाएगा? ऋणात्मक, और प्लास्टिक वाला पे ऋणात्मक हो जाएगा और कांच के छड़ पे हो जाएगा धनात्मक। तो याद रखना है, कांच यानी शीशा धनात्मक और प्लास्टिक वाला ऋणात्मक। ठीक है, ये आपसी समन्वय या समझदारी या लोकप्रियता के आधार पर मान लिया गया सब। जब किसी वस्तु पर कोई आवेश होता है तो वह वस्तु विद्यमान अथवा आवेशित कही जाती है। जब भी आवेश है या प्लस में है या माइनस में, ऋणात्मक है या धनात्मक है, तो बोलेंगे यह वस्तु आवेशित है। जब उस पर कोई आवेश नहीं होता तब उसे अनावेशित कहते हैं। आवेश नहीं है तो उसको बोलेंगे अनावेशित है, जीरो है। आवेशों की उपस्थिति के संसूचन के लिए एक सरल उपकरण स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी एक पत्र है जिसको चेक करने का तरीका है कि आवेश उत्पन्न है कि नहीं है, उसको जांच करने का तरीका है। इसमें एक बॉक्स में धातु के एक छड़ उधरवार्ता लगी होती है जिसके निचले सिरे पर सोने के वक्र की 2 पट्टियां बांधी होती हैं। जब कोई आवेशित वस्तु छड़ के ऊपरी सिरे को छूती है तो छड़ में होता हुआ आवेश सोने के वक्रों पर आ जाता है और वे एक दूसरे से दूर हट जाते हैं। आवेश जितना अधिक होता है वर्कों के निचले सिरों के बीच उतनी ही अधिक दूरी हो जाती है। मेरा बस ये कहना है कि यहाँ पे देखिए, ये दिख रहा है, ये बक्सा है, ये रबड़ लगाया हुआ है ताकि चार्ज इधर उधर न बढ़ जाए, आवेश इधर उधर न जाए। यहाँ पे तार है, धातु की छड़ी है ना, यहाँ पे क्या करते हैं हम रख देते हैं, तो यहाँ से तार में से गया ऐसे और यहाँ पे चला गया, तो यहाँ पत्थर पे गया, तो पत्थर पे इस पे भी चार्ज जाएगा, कुछ इस पे जाएगा, तो दोनों पे प्लस प्लस आ गया, तो एक दूसरे को धक्का लगाएगा, दूर भाग जाएगा। ये रहा, दूर भाग जाएगा। समझ गए? ये आवेश जैसे ही आवेश खत्म हुआ, खत्म, आप स्पर्श कर दीजिएगा, खत्म, आवेश खत्म, आवेश खत्म, फिर से चिपक जाएगा। और जैसे ही आवेश डालिएगा इस पे, ये पत्थर ऐसे दोनों एक दूसरे को धक्का देके खड़ा हो जाएगा, दूर हो जाएगा। ठीक है, इसका वीडियो दिखाते हैं, दिखाया कि नहीं पहले कभी? देखे नहीं देखा है, हमने किसे करते हैं हम लोग।
ये रहा गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट कहते हैं इसको। तो ये अपने पास एक डिवाइस है जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्कोप। इसमें ना सोना लगा हुआ है, गोल्डन लीफ। बजट ज्यादा है इसलिए मंगा लिया। अब देखो हम कभी भी कोई बॉडी चार्ज हो जाती है उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? जैसे कि मान लो बलून सर से रगड़ो। अब देखो इसमें रखो इसे। आप यहाँ देख सकते हो दोनों पत्तियां जो है अलग-अलग है, यानी कि रिपेल हो रही है, क्योंकि ऊपर जो है सेम चार्ज आ गया इसीलिए ये रिपेल हो रही है। ठीक है, ये देखो ज्यादा चार्ज आएगा तो ज्यादा रिपेल होंगी। अगर चार्ज हटा दूंगा मुझे तो शौक नहीं है। हाँ अब आ जाए। ये रहा, हाँ सबसे नहीं आ रहा, ये रहा। रिपल्सन भी कम हो जाएगा। इसका मतलब पहले बलून जो है चार्ज है। ऐसा गोल्ड लीफ ने तो ये अपने पास एक डिवाइस है जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्कोप। इसमें ना सोना लगा हुआ है, गोल्डन लीफ। बजट ज्यादा है इसलिए मंगा लिया। अब देखो हम कभी भी कोई बॉडी चार्ज हो जाती है उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? जैसे कि मान लो बलून सर से रगड़ो। अब देखो इसमें रखो इसे। आप यहाँ देख सकते हो दोनों पत्तियां जो है अलग-अलग है, यानी कि रिपेल हो रही है, क्योंकि ऊपर जो है सेम चार्ज आ गया इसीलिए ये रिपेल हो रही है। ठीक है, ये देखो ज्यादा चार्ज आएगा तो ज्यादा रिपेल होंगी। अगर चार्ज हटा दूंगा रिपल्सन भी कम हो जाएगा। तो इसका मतलब पहले बलून जो है चार्ज है। ऐसा गोल्ड लीफ ने डिफ्लेक्ट होकर दिखाया, यानी कि जैसे इस चार्ज बलून को मैं इस पर रखूंगा तो नीचे जो गोल्ड लीफ लगी है वो डिफ्लेक्ट हो जाएगी। इस बलून पर स्टैटिक चार्ज है, कौन सा? ऐसा चार्ज जो कि यहाँ पर फैल गया। अगर मैं कोई डिस्चार्ज करना है तो उंगली लगा दूंगा, डिस्चार्ज हो गया। उंगली लगाने से क्या जो चार्ज इसके ऊपर एक्यूमुलेट हुआ था, इकट्ठा हुआ था, वो मैंने अपनी उंगली पे ले लिया, तो वो गोल्ड लीफ क्या होगी, डाउन हो गई। तो दो तरीके के चार्ज जनरली पड़े हैं अपने, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। पर इससे ये नहीं पता चलता कौन सा चार्ज पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है। तो ये अपने पास एक डिवाइस है जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्कोप। इसमें ना सोना लगा हुआ है, गोल्डन लीफ। बजट ज्यादा इसलिए मंगा लिया। अब देखो हम कभी भी कोई बॉडी चार्ज हो जाती है उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? जैसे कि मान लो बलून सर से रगड़ो। अब देखो इसमें रखो इसे। दो आ गया। आप यहाँ देख सकते हो दोनों पत्तियां जो है अलग-अलग है, यानी कि रिपेल हो रही है, क्योंकि ऊपर जो है सेम चार्ज आ गया इसीलिए ये रिपेल हो रही है। तो देख चुके हम लोग जी सर, देख सकते हैं। मतलब ये गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट एक्चुअली बस ये है कि आप चार्ज आवेश को रखिएगा इस पे, तो समान आवेश थे इसलिए ये एक दूसरे को रिपेल कर देते हैं। जैसे ही चार्ज हटाइएगा फिर से नॉर्मल अवस्था में आ जाएगा। इतना क्लियर है? आइए अब हम समझें कि द्रव्य से बनी वस्तुएं क्यों आवेश अर्जित करती है। कोई पदार्थ है तो आवेश क्यों अर्जित करती है? सभी पदार्थ परमाणु अथवा अणुओं से बने होते हैं। जितना भी पदार्थ है परमाणु या अणु से मिलकर बना हुआ है। यद्यपि वस्तुएं सामान्यतः वैद्युत उदासीन होती है। ऐसा देखा गया कि वस्तु के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, आवेश नहीं होता है, पर उनमें आवेश तो होते हैं परंतु उनके ये आवेश ठीक ठीक संतुलित होते हैं। आवेश होता है पर संतुलित होता है, जितना प्लस उतना ही माइनस, बैलेंस होता है। अणुओं को संभालने वाला रासायनिक बल, ठोसों में परमाणुओं के एक साथ थामे रखने वाले बल, गोंद का आसंजक बल, पृष्ठ तनाव से संबद्ध बल, इन सभी बलों की मूल प्रवृत्ति वैद्युतीय है और ये आवेशित कणों के बीच लगने वाले वैद्युत बल से उत्पन्न होते हैं। मतलब कह रहा है कि ये 4-5 बल का नाम बता रहे हैं, एक्चुअली में ये सब वैद्युतीय बल है ना, प्रकृति में विद्युत बल से ही उत्पन्न हुए, मतलब वैद्युत बल से इर्द गिर्द उसी से रिलेटेड है। ये आवेशित कणों के बीच लगने वाले विद्युत बलों से उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार वैद्युत चुंबकीय बल समव्यापी है और यह हमारे जीवन से संबंध प्रत्येक क्षेत्र में सम्मिलित है। अतः यह आवश्यक है कि हम इस प्रकार के बल को विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करें। कह रहा है कि इस प्रकार के जो बल आसपास से उपलब्ध है उनके बारे में थोड़ा डिटेल में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। किसी उदासीन वस्तु को आवेशित करने के लिए हमें उससे एक प्रकार के आवेश को जोड़ने अथवा हटाने की आवश्यकता होती है। कह रहा है कि जब उदासीन वस्तु को आवेशित करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल के भगाना पड़ेगा या कुछ इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। जब हम यह कह सकते हैं कि कोई वस्तु आवेशित हो तो इस सदैव ही इस आवेश की अधिक अथवा अभाव का उल्लेख है। मतलब आवेश आ गया या फिर आवेश चला गया, इलेक्ट्रॉन उसके पास आ गया या चला गया, ये बताना चाहता है कि एक्चुअली में क्या हो रहा है उसके पास। कि कोई वस्तु अगर चार्ज हो गई है तो एक्चुअली में चार्ज होने का मतलब हुआ कि उसके बाद वो कोई वस्तु अगर चार्ज हो गई है इसका मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन उसको मिल गया है या फिर इलेक्ट्रॉन दे दिया है। पहले से तो बैलेंस था पर इलेक्ट्रॉन दे दिया या ले लिया, उससे कोई वस्तु चार्ज हो जाती है। ठीक है इतना। इस प्रकार कोई वस्तु अपने कुछ इलेक्ट्रॉन खोकर धनावेशित हो जाती है, इस प्रकार किसी वस्तु को इलेक्ट्रॉन देकर ऋणावेशित हो जाती है।
जब हम कांच की छड़ से रेशम को रगड़ते हैं तो छड़ के कुछ इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े में स्थानांतरित हो जाते हैं। इस प्रकार छड़ धनावेशित तथा रेशम का कपड़ा ऋण आवेशित हो जाता है। रगड़ने की प्रक्रिया में कोई नया आवेश उत्पन्न नहीं होता, मतलब कुछ नया नहीं हुआ है, इधर से उधर ट्रांसफर हो गया, उधर से इधर आ गया। साथ ही स्थानांतरित होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत वस्तु से उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या की तुलना में एक बहुत छोटा अंश होती है, न मतलब बहुत छोटा अंश है पर चार्ज हो जाती है। इतना सोच करते हैं 20 हो गया।